हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ। टेस्ट सीरीज सेकंड का जो पेपर है उसको मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूँगा। ठीक है, इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है जो कि बिहार एसआई में पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है। पर क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर्स का होता है। ठीक है, तो इसका मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कशन करूंगा। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है और ये जो है सेकेंड टेस्ट सीरीज है। मैंने पहला टेस्ट सीरीज 4 पार्ट में करवाया था, पर हर पार्ट में 25 क्वेश्चन थे, तो मैंने इसका 4 पार्ट में करवाया था उसका फर्स्ट टेस्ट सीरीज का। लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में करवाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन करवाएंगे। एक दिन में 50 क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट सीरीज को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बोला जा रहा है। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 में, वो कौन सी है? वो जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, वो शिक्षा नीति का प्रारूप निम्न में से किसके अध्यक्षता में गठित किया गया? तो एक शिक्षा नीति जो हमारी आई थी, जो एक्ट 1986 में था। 1986 में एक शिक्षा नीति आई थी, जो पुराना वाला 1986 में आया। उसके बाद जो अब एक शिक्षा नीति आई है, वो आई है 2020 में, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, जो कि 5+4+4+3 के रूप में है। और इसकी जो अध्यक्षता किए हैं वो किए हैं के कस्तूरी रंगन जो है, उन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नई समिति जो 2020 है उसकी अध्यक्षता किए हैं के कस्तूरी रंगन। और ये जो है 5+4+4+3 के रूप में ये नई शिक्षा नीति है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? तो नागरिकता संशोधन कानून को जारी करने के लिए, एक अधिसूचना को जारी करने के लिए एक तिथि बनाई गई थी, और वो किस तिथि को लागू की गई थी? वो एनआरए और एनआरसी जो था, एनआरसी वो जो बिल था, ये बिल था नागरिकता संशोधन कानून से, जिसे लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 को, तो नागरिकता संशोधन कानून को जब लागू किया गया था, वो कब किया गया था? वो किया गया था 2020 को, जिसमें एनआरए और एनआरसी जो है उसके बारे में संशोधन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, चीफ ऑफ यानी सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ की अधिकतम उम्र आयु सीमा कब तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया? तो सीडीएस, सबसे पहले जानते हैं कि पहला सीडीएस हमारा कौन है? देश का जो पहला सीडीएस है वो है बिपिन रावत है, जो कि पहले जनरल बिपिन रावत, जो कि देश के पहले सीडीएस है। और इनका जो सेवानिवृत्ति का जो कार्यकाल था, वो 62 वर्ष के उम्र तक इनको रिटायरमेंट, मतलब 62 वर्ष के बाद ये सेवानिवृत्त हो सकते थे। लेकिन एक अधिसूचना आई, रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक सूचना आई, जिसमें अधिकतम आयु सीमा जो कर दिया गया है वो 65 वर्ष कर दिया गया। वो कितना कर दिया गया? वो 65 वर्ष कर दिया गया। तो इसका आंसर जो होगा हमारा डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त हो गई है? किस वन्य प्रजाति की जो है वो आधी आबादी समाप्त हो गई है, ये पूछा है। और किस जंगल में? ऑस्ट्रेलिया के किस जंगल में ऐसा हुआ है जिसमें वन्य की जो प्रजाति होती है वो आधी आबादी समाप्त हो गई है? तो ये हुई है
कोआला में, कोआला ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल है जिसका नाम है कोआला। उस जंगल में आग लगने से वन्य की एक प्रजाति, कोआला प्रजाति जो है, उस प्रजाति की आधी से ज़्यादा आबादी समाप्त हो गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। हाल ही में एकातेरनी, कहा जा रहा है कि हाल ही में एकातेरनी सकेला रोपो उलाऊ, एकातेरनी सकेला रोपो उलाऊ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? ये जो है वो किस देश की एकातेरनी सकेला रोपो उलाऊ जो है वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है ग्रीस, यानी कि यूनान की। ग्रीस यूनान की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और एक WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला जो महानिदेशक बनी है, महासचिव या महानिदेशक जिसे बोला जाता है, वो बनी है नागोजी। इसका नाम है नागोजी ओंकाजा-इवेला। तो ये किसकी अध्यक्ष बनी है? WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नागोजी ओंकाजा-इवेला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग 5-6 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए जो गठित, अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्गीकरण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल 6 माह बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तृत कर दिया गया है? 6 माह जो बढ़ा दिया गया है, तो उसके बाद वो कब तक विस्तृत कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 31 जुलाई 2020 तक। 31 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिक ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की ओर से जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 2019 में भारत को लोकतांत्रिक सूचकांक का जो एक रिपोर्ट जारी होता है द इकोनॉमिक ग्रुप के द्वारा, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ही, इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस है, उसके द्वारा लोकतंत्र का जो सूचकांक होता है वो जारी होता है। इसके द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का रैंक 2019 में कितना था? तो भारत का रैंक 2019 में 51 था, लेकिन जो 2020 में रैंक जारी किया गया था, तो इसमें भारत का जो रैंक है वो 53 हो चुका है। 2 रैंक ये भारत जो है लोकतांत्रिक सूचकांक में 2 रैंक पीछे आया है, और 2019 में जो है वो 51 पे है। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में कहा जा रहा है कि 71वें गणतंत्र यानी कि गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि रहे जेयर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति थे? जेयर मेसियास बोल्सोनारो जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति रहे थे, और वो गेस्ट के रूप में आए हुए थे 71वें गणतंत्र दिवस के रूप में। तो ये राष्ट्रपति जो थे ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो थे भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। हाल ही में इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा? तो इसरो के द्वारा एक सूचना दिया गया है, एक घोषणा किया गया है कि वो भारत जो है वो कब तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा? तो वो बना लेगा 2030 तक। 2030 तक भारत अपना अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बना लेगा। और इसरो के जो अध्यक्ष है, इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो वो है के सिवान इसरो के अध्यक्ष है, जिन्होंने 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च कराया था, जो कि बहुत हद तक 90% तक सफल रहा। 90% तक ये जो चंद्रयान मिशन जो था वो सफल था, और 10% कहा जाए तो ये फेल हो गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस का प्रचार यानी कि प्रसार जो है किस देश में सबसे पहले हुआ? कोरोना वायरस का प्रसार किस देश में सबसे पहले हुआ था? तो कोरोना, आप लोग को पता होगा कि कोरोना सबसे पहले चाइना में आया था। चाइना जो यानी चीन के जो वुहान शहर है, वुहान शहर से ही कोरोना वायरस का प्रसार हुआ था, चीन के वुहान शहर से। तो पहला आंसर हो गया हमारा, 10 का आंसर हो गया ए नंबर। कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे? कौन ऐसे व्यक्ति थे जिसे 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो वो थे वीरेंद्र कुमार जो थे वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। कब किए गए थे? 17वीं लोकसभा के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हमारा 21 जून को। ठीक है, और ये मनाने का जो सभा हुआ था, ये मनाने का जो प्रथा चला था, ये यूएनओ के द्वारा 2015 से ये शुरू किया गया था। ठीक है, और ये 2015 से शुरू किया, उसके बाद से ये अब तक मनाया जा रहा है। 21 जून 2015 से ये शुरू किया गया और ये अभी तक चल रहा है। और 20 जो जून है, 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 जून जो है, 20 जून को क्या मनाया जाता है? यह मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है हमारा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 21 जून। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसे हाल में ही नियुक्त किया गया? तो भारतीय जनता पार्टी के जो 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है जिसे हाल में ही चुना गया है या पद पर स्थापित किया गया है? तो ये है जगत प्रकाश नड्डा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास हुआ था, जो कि स्थापना हुआ था, वो 1980 से हुआ, 1980 में हुआ था, जो किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इनके द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया था 1980 ईस्वी में। तो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष, 11वें अध्यक्ष जो है जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट में जस्टिस ब्लॉक लगाने का प्रस्ताव किया गया है? हाल ही में कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें जस्टिस ब्लॉक लगाने का प्रस्ताव हाल ही में किया गया है? तो ऐसा कौन है जिसमें जस्टिस ब्लॉक लगाने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये हमारा कोलकाता हाई कोर्ट है, जो कि विलियम फोर्ट जो महल है, विलियम फोर्ट जो है वो, उसी में विलियम फोर्ट जो है वो, जो कि 1761 के आसपास बनाया गया था। और ये इसमें ही कोलकाता का हाई कोर्ट भी स्थापित है। और ये जस्टिस ब्लॉक जो लगाया गया है, प्रस्ताव जो लाया गया है और ये लागू भी किया गया है, तो ये किया गया है कोलकाता के द्वारा, कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा। आंसर हो गया हमारा बी। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत महिलाओं की भर्ती होगी? रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, रेल मंत्री जो है वो पीयूष गोयल 2020 क्या अभी तक कुछ दिन पहले तक थे, लेकिन अब जो है वो वी के यादव है। वी के यादव जो है अब है वर्तमान में रेल मंत्री। तो
पीयूष गोयल के द्वारा एक घोषणा किया गया था, उनके अनुसार कहा गया है कि कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 50% महिला जो होंगे रेलवे में भर्ती होगी। ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित प्रथम कहा जा रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यह स्थापित किया गया था। सबसे पहले भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की भी स्थापना किए थे। मौर्य वंश की स्थापना किए थे और इन्होंने घनानंद को भी पराजित किया था। घनानंद को पराजित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे कौटिल्य। और इनके गुरु के पुस्तक का नाम जो था वो था अर्थशास्त्र। और कौटिल्य का ही नाम है चाणक्य। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र पुस्तक है। और इनका जो चेला है, यानी कि कहा जाए इनका चेला जिसे बेटा के समान मानते थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना किए और इन्होंने घनानंद को भी पराजित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच में जब युद्ध हुआ था तो ये युद्ध इस युद्ध में घनानंद पराजित हो गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अखबार प्रकाशित किए थे या निकाले थे? कौन सा ऐसा अखबार था जो बाल गंगाधर प्रकाशित किए थे जिसके द्वारा राष्ट्रीय एकता यानी कि राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिले? तो वो था हमारा देश केसरी था, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अखबार प्रकाशित किया गया था। उसका नाम था केसरी, जो कि मराठा भाषा में था। ये जो था मराठी लैंग्वेज में था। मराठी भाषा में ये था, मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केसरी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कहा जा रहा है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिकुटी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और ये त्रिकुटी जो संकट हुआ था ये 1939 ईस्वी में आया था। ये 1939 ईस्वी में आया था, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को भी इसमें पराजित कर दिया था। और उसके बाद ही त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष से चुना गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर जो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति कौन था? तो वो थे मोहन सिंह। ठीक है। और आज़ाद हिंद जो प्रेरणादायक और संगठक थे, तो ये किससे थे? तो ये रास बिहारी से थे। किससे ये प्रेरणादायक हुए थे? ये रास बिहारी थे। और इनका जो प्रथम सेनापति था वो था मोहन सिंह। ठीक है। और इनकी जो अध्यक्षता किए थे वो कैप्टन मोहन सिंह ने ही किए थे। और इसकी जो स्थापना, इनका जो कमांडर जो था वो था सुभाष चंद्र बोस। इनके जो कमांडर जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। और इनके द्वारा ही आज़ाद हिंद फौज पे कब इन्होंने दिल्ली के लाल किला पे उन्होंने 1945 ईस्वी में मुकदमा चलवाया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, मोहन सिंह। अगला है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, ये किसके शासनकाल में क्रियान्वित पे लाया, यानी कि किसके शासनकाल में इसे लाया गया था? तो ये था लॉर्ड केनिन। बाल विवाह जो था, बाल विवाह, जानिए समझिएगा इसको आप लोग, कि बाल विवाह रोकने पे, बाल विवाह पे रोक किसने लगाया था? तो राजा राम मोहन राय जो थे, इस पे इन्होंने रोक लगाने का कोशिश किया था। राजा राम मोहन राय जिन्होंने बाल विवाह को रोका था, बाल विवाह को राजा राम मोहन राय ने रोका था। और विधवा पुनर्विवाह जो था ये ईश्वर चंद्र के द्वारा लाया गया था। ईश्वर चंद्र के द्वारा इसे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम चलाया गया था। और ये जो क्रियान्वित हुआ था वो लॉर्ड केनिन के समय पे क्रियान्वित हुआ था। और ये जो एक्ट आया था वो 1857 ईस्वी में जो सैनिक क्रांति हुआ था, उससे एक साल पहले 1856 ईस्वी में यह एक्ट लाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। उस समय भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड केनिन थे, ठीक है। और लॉर्ड केनिन ही उस समय भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड केनिन थे। और डलहौजी ने इसे हड़प नीति भी कहा था। विधवा पुनर्विवाह को किसने हड़प नीति कहा था? तो ये हड़प नीति अपनाया था उस समय डलहौजी ने, उससे पहले ही, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड केनिन। किसके द्वारा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। कब? 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो सबसे पहले संपूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। लेकिन 1922 ईस्वी में जो संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव जो रखा था वो रखे थे हसरत मोहानी। और ये जो रखे थे ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1928 ईस्वी में रखे थे। ये रखे थे 1928 ईस्वी में, विशेष प्रस्ताव के थ्रू ये रखे थे। कांग्रेस को जो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, 1929 का जो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्षता कर रहे थे, कांग्रेस की अध्यक्षता लाहौर अधिवेशन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। उसी दौरान उन्होंने इसकी मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। लेकिन 1922 इसमें संपूर्ण स्वराज की मांग जो कांग्रेस के लक्ष्य को मानने को प्रस्ताव किया गया था, तो ये हसरत मोहानी के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था हसरत मोहानी। आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 144 रुपये कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आप लोग सुनिएगा, थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है। तो अरे यार क्या हो गया, कि 144 रेडियो बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसका प्रतिशत क्या है? कहा जा रहा है कि 144 रेडियो बेचता है, अगर कोई भी दुकानदार 144 रेडियो बेचता है तो उसे 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है। 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है। तो कितने रेडियो पे हानि हो रही है? तो 144 रेडियो है, उसमें से 96 रेडियो बेचा, 144 रेडियो को बेचने पर जो 96 रेडियो का जो दाम होगा या प्राइस जो होगा उसके बराबर उसे हानि हो रही है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि 100 पर मुझे 100 रुपये की हानि होती है, 100 पर मुझे 100 रुपये की हानि होगी, तो 144 पर कितना होगा? 144 पर 144 का हानि होगा। ठीक है, हम लोग 12 डाटा मान के चलते हैं। चलिए एक छोटा डेटा से हम लोग समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर रेडियो का जो विक्रय मूल्य होगा, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, एसपी जिसे हम लोग बोलते हैं, सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया होगा, तो अगर मान लीजिए कि एक रेडियो का, कोई भी एक रेडियो, उसका सेलिंग प्राइस क्या है? 1 रुपया है। 1 रुपया है। और
हमें कितना करना है, 144 है तो 144 का करेंगे। 144 रेडियो को अगर बेचना होगा तो कितना में बेचेंगे, 144 रुपये में ही बेचेंगे, ठीक है। तो हमने क्या माना कि अगर हमने सेलिंग प्राइस पे जो माना था उससे माना था कि अगर 1 रुपये का रेडियो, एक रेडियो को 1 रुपये में बेचते हैं तो 144 रेडियो को कितना में बेचेंगे, 144 में बेचेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि 144 रेडियो को बेचने पर उसे 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर ही उसे हानि होती है। तो मान लीजिए कि अगर हम एक रेडियो है, इसका जो एक रेडियो है उसे हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो अगर हम 144 रेडियो बेचेंगे तो उसे कितना में बेचेंगे बताइए। तो 144 गुने एक्स, 144 गुने 100 रुपये में बेचेंगे ना। तो 144 रेडियो बेच रहे हैं कितना में, 144 रुपया में। तो अगर एक रेडियो हम मान लेते हैं 100 रुपये में बेचते हैं तो 144 कितना में बेचेंगे, 144 इंटू एक्स में। अब क्या करना है कि इसमें से इसको माइनस कीजिए और उसके बराबर हमें क्या करना है, 96 को डालना है। तो देखिए हमारा जो प्राइस था कि 144 इंटू एक्स था, 1 रुपये के दाम से, उसके बाद माइनस कितना था, 101 रुपये में। जब 101 रुपये में एक रेडियो 1 रुपये में बेचते हैं तो 144 कितना में बेचेंगे, 144 इंटू 1 यानी कि 144 रुपये में। तो बराबर कितने के बराबर हानि हो रहा है, हमें 96 के बराबर हानि हो रहा है। तो 144 एक्स इजकल टू 196 और ये हो जाएगा हमारा 90 400 यानी कि 240 ही हो जाएगा, ठीक है, 240 हो गया। अब हमें x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 240/144 आया, 240/144। अगर हम इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 120, फिर ये कटेगा 100, x का वैल्यू क्या आया था हमें 240/144। तो इसे हम 5 से काटते हैं तो क्या कितने दफ़े कटेगा, ये हो जाएगा हमारा 5, 5 चौका 20 4, ठीक है, और 8 48 5 है। फिर अगर इसे हम काटेंगे 8 3 24, 4 3 12 2 24, यानी कि ये 48 5 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा 5/3 आ जाएगा। और इससे हम क्या निकालें, अब ये हमारा जो है x का वैल्यू जो है वो एक रेडियो को, जैसे हमने माना था कि एक रेडियो का मूल्य अगर 100 रुपया है तो बाकी का क्या होगा, तो एक रेडियो का कीमत मुझे निकल, x माना था ना, तो एक रेडियो का कीमत मुझे निकल के कितना आया 5/3 रुपये आ गया। तो हमें क्या करना है 144 का करना है, तो 100 क्या करेंगे 5/3 इंटू 144। अब हमें इसका जो मूल्य निकल के आ जाएगा, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 48 और 48 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 240 आ गया। अब हमें हानि निकालना है, 240 आ गया। अब हानि कितने का आ रहा है कि 144 रेडियो बेचने पे 96 पे हानि हो रहा है, 96 रेडियो का मूल्य पे हानि हो रहा है। तो हम लोग हानि प्रतिशत निकालते हैं, लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो कितने पे हो रहा है 96 पे हो रहा है। रुपया कितना आया 244 और परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में। अब हम इसे क्या करते हैं, ये रहा ये गया हमारा 24 चौक 96, यानी कि मुझे 40% का जो होगा वो लॉस होगा, 40% का लॉस होगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा ये होगा हमारा 40%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म का सिद्धांत पूछा जा रहा है, ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा कर्म का सिद्धांत जो है वो है मीमांसा से रिलेटेड है, कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से है, ठीक है। ये दर्शन और प्रवर्तक के बारे में बताया गया है, उससे है हमारा सिद्धांत। तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित युग्म, भाई साहब कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। मतलब कि बाकी सब कोई एक ऐसा होगा जो गलत होगा, कोई 4 में से कोई एक होगा जो गलत होगा, बाकी जो होगा वो हमारा सही होगा, तो कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो वारेन हेस्टिंग्स के समय आया था।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आया था वो डलहौजी के समय आया था, डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो किसके समय आया था? वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था वो आया था लिल्टन के समय, वो आया था 1800, ये हमारा गलत है, लिल्टन के समय आया था 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल ये हमारा रिपन के समय में आया था, इल्बर्ट बिल, और ये जो आया था वो आया था 1884 ईस्वी में, ठीक है। और पिट्स इंडिया जो एक्ट आया था हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट आया था हमारा 1784 ईस्वी में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आया था हमारा 1784 ईस्वी में। तो हमारा इसका आंसर गलत चूज करना है, तो गलत कौन हो गया? सी हो गया। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट कितने में आया? 1784 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा, इल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा, जो कि 1884 में आया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो आया था लॉर्ड लिल्टन के द्वारा आया था। तो आंसर होगा हमारा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था वो कौन था? दास प्रथा को समाप्त करने वाले जनरल गवर्नर कौन थे? तो वो थे एलन वैरो, जो कि 1833 ईस्वी में दास प्रथा पे रोक लगा दिया था। ये पहला गवर्नर जनरल जो थे, इन्होंने 1833 ईस्वी में दास प्रथा पे रोक लगा दिए थे, एलन वैरो ने, ठीक है। और उस समय एक चार्ट भी आया था, 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसके थ्रू ये रोक लगा दिए थे। और इनके द्वारा एक 1843 ईस्वी में एक्ट वी आया था, एक्ट वी जो आया था वो 1843 ईस्वी में आया था, ठीक है। इसके अधीन भी दास प्रथा को प्रतिबंध किया गया था। और एक्ट भी जो है 1843 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था और लागू जो हुआ था, अगर इसके अधीन कब आया था तो ये आया था 1844 ईस्वी में। इसके अधीन आके इसे दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, वो था लॉर्ड एलन वैरो। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके लेखक हैं? गीता रहस्य पुस्तक जो है वो किसके लेखक है? तो गीता रहस्य जो नामक ग्रंथ है वो है बाल गंगाधर तिलक के दौरान लिखा गया ये पुस्तक है, गीता रहस्य, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक उस समय मांडले जेल में थे, उसी समय उन्होंने गीता रहस्य की रचना की, जो कि 1908 से लेके और 1914 तक इन्होंने बाल गंगाधर निर्वासित जीवन मांडले जेल में निकाले थे। 8 से लेकर 1914 तक, उसी के दौरान इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक की रचना किए थे। और इसे बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक भी कहा, अशांति का जनक एक इंग्लैंड वैलेंटाइन सिरोल नामक एक अंग्रेज थे, वैलेंटाइन सिरोल नामक एक अंग्रेज थे, जिन्होंने इन्हें बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का जनक कहा, ठीक है। और भूदान के लिए किससे फेमस किया गया? तो भूदान के लिए किया गया विनोबा भावे का, भूदान के लिए। और महात्मा गांधी के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो गया? बी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? जब चौरा चौरी कांड हुआ था, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था उस समय, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो था उस समय, ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1917 ईस्वी में। 1917 नहीं था वो, असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी से ये चालू किया गया था असहयोग आंदोलन। इसके दौरान ही जब चौरा चौरी कांड हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के रूप में। चित्तरंजन दास, जिसे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये फरवरी के महीना में 1923 ईस्वी में
स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के रूप में, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन का जो हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन किसके पूछा जाए अगर स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के बाद किया गया था, तो ये बंगाल विभाजन के समय चलाया गया था। बंगाल विभाजन जब 1905 ईस्वी में इसकी बात चल रही थी कि बंगाल को उड़ीसा से अलग कर दिया जाए, तो उस समय स्वदेशी आंदोलन का भी शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए, ओजोन जो है कहाँ गया, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ओजोन जो है जैविक जीवन के लिए कहा जा रहा है परम आवश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। ओजोन लेयर जो है, जो सूर्य से एक परावैंगनिक किरण निकलती है, उसे हम लोगों को बचाती है। अगर परावैंगनिक किरण धरती पे, अगर सूर्य से जो निकलने वाली परावैंगनिक किरण है, अगर वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आए, तो वो पृथ्वी पर अगर डायरेक्ट आए तो पृथ्वी पर जितने भी आदमी हैं वो सब स्किन कैंसर से पीड़ित होंगे, स्किन कैंसर से पीड़ित होंगे, जीवन यापन संभव नहीं हो पाएगा। तो उसे बचाता है कौन? ओजोन परत, जो कि पृथ्वी की जो भी उससे जो परावैंगनिक किरण आती है उसे हम लोग का बचाने का काम करता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ओजोन जैविक जीवन का परावश्यक बिल्कुल आवश्यक है, यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है और आर और ए की व्याख्या भी सही की गई है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि ऋतु क्यों होती है। कहा जा रहा है कि ऋतुएं क्यों होती है। तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण और पृथ्वी की आकृति के कारण। तो ऋतु जो होती है, ऋतु होने का कारण है कि सबसे अच्छा कारण है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है और उस परिभ्रमण करता है, जो कि अगर पृथ्वी को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का टाइम लगता है। ये जो सूर्य है इसका परिभ्रमण कौन करता है? पृथ्वी करता है। ये पृथ्वी जो है ऐसे परिभ्रमण करता है, तो इसे लग जाता है 365 दिन, यानी कि 1 साल 5 घंटे 5 आवर और 48 मिनट और 46 सेकेंड का जो समय होता है वो एक परिभ्रमण पूरा करने में टाइम लग जाता है इतना हमारा। तो कारण ऋतुएं क्यों होती है? तो इसी के कारण, पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ही ऋतुएं होती है, जिसके कारण पृथ्वी के परिभ्रमण करने के कारण ही जो ऋतुएं चेंज होती रहती हैं, तो जो है ऋतु चेंज होती रहती है, जिसके कारण हमें दैनिक गति या जीवन जो है आपन संभव। अगर हमेशा गर्मी ही रहे तो जीवन यापन जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी नंबर। ग्रीनविच किस देश में है? कहा जा रहा है कि जो ग्रीनविच जो है वह किस देश में है, किस देश में है? तो ग्रीनविच जो अवस्थित है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यानी कि यूके में ये स्थित है, इंग्लैंड में, ठीक है। ये जो कि लंदन के पास है। ग्रीनविच जो है एक टाइम की रेखा है जो विश्व के 24 समय जोनों से विभाजित किया जाता है इसे, ठीक है। और इन दोनों जोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है। और विश्व का GMT जो है लंदन के पास से ही गुजरती है। ग्रीनविच जो टाइम लाइन जिसे बोला जाता है वो लंदन के पास से ही गुजरती है। और भारत में जो है इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से ही गुजरती है, ठीक है। तो ये ग्रीनविच यमनांतर जो है वो 0 डिग्री देशांतर के बीच है। और एक देशांतर के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? तो वो होता है 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर के बीच, ठीक है। तो यूके हो गया। तो हम लोग आज 30 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। हाँ,
तो यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।